हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपकी क्लास में। आज देखिए फिर आपके लिए नए टॉपिक लेकर आए हैं। उससे पहले कुछ बच्चों ने कल हमें कमेंट और मैसेज किए थे कि सर आपकी क्लास तो बड़ी अच्छी लगती है, हमें बड़ा समझ में भी आता है, लेकिन थोड़ी आवाज़ स्लो रहती है। तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए हमने माइक मंगा लिया है। ठीक, अब आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, आप जो भी इस प्रॉब्लम करेंगे कि सर ऐसे सॉल्व करिए, तुरंत आपकी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्लास आपकी है। और उससे क्लास शुरू करने से पहले आपको एक बात और बता दें कि संडे को आपकी हम लाइव क्लास लेंगे मॉर्निंग में 9 बजे। सभी बच्चे ऐड होने का प्रयास करें और आपकी जो प्रॉब्लम होगी आप उसे मुझे कमेंट करेंगे और मैं तुरंत आपको उसी समय उसका जवाब दे दूंगा। ठीक, इस तरह क्या होगा कि आप हमें डायरेक्ट जुड़ पाएंगे और आपको लाइव क्लास में आप भी हमें देखेंगे कि क्या आपको चाहिए, तुरंत आपको उसका सॉल्व मिलेगा। ओके, अब देखिए आज अपने टॉपिक में बढ़ते हैं। आज आपके लिए देखिए लेकर क्या आए हैं, स्थिर वैद्युतिकी का पार्ट नंबर 5। इसके 4 वीडियो बना चुके हैं क्लासेस टॉपिक वाइज। अगर आपको चाहिए हो तो आप अपने चैनल में जाइए और आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगी, वहाँ से आप देख लें। ठीक, देखिए पार्ट नंबर 5 में लेके टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए। इसका नाम क्या है? वैद्युत फ्लैक्स, इलेक्ट्रिक फ्लैक्स। अब शब्द आता है सर फ्लैक्स क्या होता है, नया नाम है। फ्लैक्स शब्द सुनने में नया लगता है, तो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा चुंबकीय फ्लैक्स, वहाँ पे मैग्नेट फील्ड थी, तो विसी से कनेक्टेड आपका है इलेक्ट्रिक फ्लैक्स। ठीक, अब देखिए इसी क्लास को आगे लेके चलते हैं हम लोग। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लैक्स का जब संबंध शुरू होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लैक्स में मेन एरिया टॉपिक क्या आता है आपका? एरिया। स्टार्ट किससे करते हैं बेटा हम लोग? एरिया से। एरिया को देखिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो एरिया आपने देखा होगा, एरिया जब आगे बढ़ता है तो एरिया कई टाइप के बन जाते हैं। मेनली अगर आप देखें एरिया को डायरेक्शन वाइज में, तो आपका एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी। इसको बोलते हैं अदिश राशि। क्या बोलते हैं? अदिश राशि। लेकिन जब आप कभी क्षेत्रफल सदिश की बात करते हैं, एरिया वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपका आता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं? आप बोले सर ये तो आपने स्केलर बताया है, ये वेक्टर कैसे हो गया? तो यही तो इसमें संबंध जानना है कि वेक्टर और एरिया वेक्टर में क्या अंतर है। एरिया मतलब तो स्केलर है, अदिश, लेकिन जैसे आप एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो एरिया वेक्टर हो जाता है सदिश, यानी वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। अब बात आती है सर वेक्टर क्वांटिटी सर कैसे निकालते हैं? वेरी इजी। जैसे आपने कोई भी पृष्ठ जैसे करके बना लिया, उस पृष्ठ पे देखिए आप हमेशा दिखाएगा, डायरेक्शन से दिखाएगा आपको, इस पॉइंट से हमेशा कहाँ होगा? ऊपर की ओर। ए वेक्टर बराबर एन ए। अब आपके दिमाग में बात आ जाती है बेटा थोड़ा सा कि सर ये ए वेक्टर को आपने वेक्टर तो लिखा, लेकिन एन कहाँ से आ गया? तो एन यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक, लंब एकांक सदिश, लंब एकांक सदिश, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। क्लियर? अब देखिए इसको लेके कैसे निकालते हैं, आपने इसके लिए पढ़ा होगा 11th क्लास में। वेक्टर एनालिसिस एक टॉपिक था आपका, सदिश विश्लेषण, और वहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि 2 पार्टिकल होते थे। पार्टिकल्स 2 तरह हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, एक स्केलर मल्टीपल में और एक वेक्टर मल्टीपल में। तो यहाँ जो आपका सदिश बनेगा वो वेक्टर मल्टीपल में आएगा, लेकिन जब उसका आप डायरेक्शन बनाएंगे तो बाद में स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। देखिए कैसे, बिल्कुल ध्यान दें आराम से, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी उसे मैं सॉल्व करता रहूँगा। अब एरिया वेक्टर अगर हम लोग करते हैं तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी प्रश्न आपका ऐसे बना हुआ है, सपोज ऐसे करके कोई भी आप ले लीजिए, ठीक, और इस एरिया में अगर आप इसका निकालें तो आपको पता है कि एरिया हम लोग जब निकालते हैं तो उसके एंगल ले लेते हैं हम लोग। चाहे तो देखो एक इधर जाता है, एक ऐसे आता है और एक ऐसे बनता है। ठीक, अगर आप डायरेक्शन भी आपकी बन जाएंगी। ये देखिए बन गया सीधा, वो पॉइंट हो गया आपका। यहाँ पे क्या है? देखिए आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे वाई है और यहाँ पे जेड है। आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम लोग मानते हैं एक्स परपेंडिकुलर वाई और परपेंडिकुलर जेड, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। चूंकि ये हमारा बोर्ड 2 डायमेंशन में है और ये डायरेक्शन 3 डायमेंशन में है, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है, वरना ये ऐसे होता है जस्ट परपेंडिकुलर। ओके, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। इसका यूनिट वेक्टर होता है हमेशा आई कैप, इसका होता है जे कैप, इसका होता है के कैप। ये ध्यान रखिएगा, एक्स डायरेक्शन में आपका आई कैप आता है, वाई कैप में आपका जे कैप आता है, और जेड अक्ष में आपका, जेड डायरेक्शन में आपका के कैप आता है। शब्द आता है सर आई कैप जे कैप क्या है? तो आई कैप, जे कैप, के कैप आपके क्या हैं? ये सभी एकांक सदिश हैं, यूनिट पर डायरेक्शन। समझ में आया? एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर पर डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपका एक्स अक्ष में आएगा, ये आपका वाई डायरेक्शन रहेगा और ये आपका जेड में आएगा। याद रखिएगा,
एक्स में आई कैप, वाई में जे कैप, जेड में के कैप। इसके बारे में अगली क्लास जब लूंगा मैं आपको तो डिटेल में बताऊंगा। ठीक, अब देखिए इसी को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा तो आपका यूनिट यहाँ देखिए बनता है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अगर हम एरिया वेक्टर लेके चलते हैं तो एरिया वेक्टर का फॉर्मूला बनता है आपका सीधा, एक आता है फॉर्मूला यूनिट वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर। ओके, ये फॉर्मूला किसका है? यूनिट वेक्टर का। क्या फॉर्मूला आया बेटा? वेक्टर ए कैप शो करते हैं इसको कैप बोलते हैं बराबर वेक्टर ए अपॉन ए का मास। ठीक, परिमाण लेके चलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं डायरेक्शन। आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? मतलब वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। मींस समझे आप, डायरेक्शन मतलब दिस इज और मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू। सपोज ए है आपका तो ए वैल्यू हो गई और ये आपका डायरेक्शन हो गया। ये भी ऐसे लग गया तो ये क्या बन गया? वेक्टर। ठीक, और अगर आपको मास इसी का मैग्नीट्यूड लेना है तो आप क्या लेंगे? इसी वेक्टर में मॉड लगा दीजिए। तो ये दोनों सेम होते हैं। आप चाहे मॉड लगा के शो करें या वेक्टर हटा के शो करें, मीन्स एक ही है मैग्नीट्यूड। एंड दिस इज स्केलर पर दिस इज वेक्टर बिकॉज ऑफ इसमें ऊपर डायरेक्शन भी है और नीचे आपका मैग्नीट्यूड भी है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज बोथ आर कंपल्सरी, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। इज दैट क्लियर? ओके, देखिए नेक्स्ट आपका चलता है इसी में टॉपिक आता है। सबसे पहले जो मैंने लिखा है वैद्युत फ्लक्स, पर उसके पहले मैंने एरिया के बारे में क्यों बताया कि जब तक आपको एरिया क्लियर नहीं होगा तब तक आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिटेल चर्चा नहीं मिलेगी। ठीक, अब देखिए हम इसको आगे लेके चलते हैं बेटा। आपका यूनिट फॉर्मूला होता है, सिंपल आप लेके चलेंगे, देखिए ध्यान देंगे तो आपका वेल फॉर्मूला होता है, आपका आता है बेटा इसी में, देखिए आप ध्यान दें, फाई इसका संकेत होता है, ई वेक्टर भी आता है बेटा और ए वेक्टर में आता है। ठीक, अब ई वेक्टर एक ऐसे मिला तो आपको पता है फाई यहाँ फ्लक्स है, ई वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए आपका एरिया है। ठीक, नॉर्मली अगर इसी प्रश्न को लेके चले हम लोग, आप कोई भी डायरेक्शन आप ले लीजिए, ऐसे करके दिखा दीजिए आपको आकृति। ठीक, और आप यहाँ पे ले लीजिए दिखाएं आप शो करेंगे, उसकी रेखाएं आपको अपने आप दिखाई देंगी। ये देखिए ऐसे करके डायरेक्शन आपके बन जाएंगे जाते हुए ऐसे। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे इस पॉइंट पे, तो जैसे मान लीजिए सपोज आपका ई वेक्टर है तो इसी पॉइंट पे आपका डी ए भी बनेगा और डी आपका एंगल क्या बनाएगा? थीटा। किसी भी पृष्ठ पे जब देखिए पृष्ठ आप ऐसे बनाते हैं बेटा, कोई पृष्ठ आप किसी आकृति पृष्ठ ऐसे ले लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी जो रेखाएं ऐसे प्रवेश करती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस मीन्स वैद्युत बल रेखाएं, मैंने टॉपिक नंबर 3 में पढ़ाया था आपको, पार्ट नंबर 3 में। तो आपके जैसे भी देखिए डायरेक्शन से कुछ प्रवेश करेंगी तो ये आपके बाहर निकलेंगी, तो इस पर ऑटोमेटिक एक एंगल बनेगा। कैसे एंगल बनता है? देखिए इस तरह ऐसे एंगल 90 परपेंडिकुलर लाइक दिस। तो क्या होता है? अब लंब बाहर की ओर, परपेंडिकुलर मतलब ऊपर लंबवत दिशा में होता है, तभी इसको बोलते हैं सदिश। जबकि एरिया अदिश है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन आपका ये वेक्टर बन जाता है क्योंकि यहाँ पे बाहर की ओर अवलंब दिशा हमेशा बाहर की ओर होती है, वो आपका परपेंडिकुलर में काम करता है। ठीक है, अब देखिए अगर इसको आप आगे लेके चलें, इस एरिया को आप आगे बढ़ाएं, ध्यान दीजिएगा, तो आपका देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है हमारा जो डिफिनेशन को शो करेगा। हमने आपको पहले ही बताया कि हमारी क्लास में हम परिभाषा कभी रटवाते नहीं हैं बल्कि डिफिनेशन को आपको समझाते हैं। देखिए आपका यूनिट फॉर्मूला अगर बनाएं तो आएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं समाकलन चिन्ह, इसके बारे में बाद में बताएंगे, इंटीग्रेशन कहते हैं इसको, एरिया बद्ध होता है, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज द फॉर्मूला। जब से आगे हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूले को तो आपका यूनिट आगे बनता जाएगा। देखिए फॉर्मूला आपका क्या बना, ध्यान दीजिएगा, ई डॉट डी ए, ई आप लेके चलेंगे, देखिए तो आप ई यहाँ पे परिभाषा डिफिनेशन क्या बनेगी हमारी, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आराम से कूल माइंड से। वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर उपस्थित, ध्यान दीजिएगा, चित्र में ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ, ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जो बंद भी हो चारों तरफ से, पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर आप ऐसे पृष्ठ कोई बना लें तो आप देखेंगे कि रेखाएं हमेशा कहाँ दिखाएंगी? परपेंडिकुलर मीन्स ऊपर की ओर। ठीक है, इसी तरह से बना अभिलंब की दिशा और उससे मिलता है हमारा एन जो बनता है एरिया वेक्टर। तो क्या बनी परिभाषा, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा काल्पनिक पृष्ठ
जिसके लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं की संख्या जो प्राप्त होती है, उस रेखाओं की जो माप प्राप्त होती है, उसे बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। ठीक, और डेफिनेशन के बेस में आ जाए तो क्या बनी, वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, वैद्युत रेखाओं से बना हुआ ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए अगर इसको हम चेंज करें फॉर्मूले से, तो देखिए आपका फॉर्मूला यहाँ से बनेगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला कैसे है, मैंने अभी बताया आपको, वेक्टर क्वांटिटी बताया, तो इसमें वेक्टर में टाइप होता है एक स्केलर। ठीक, स्केलर क्या कहता है बेटा, हमारा ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर है आपका, तो ये आता है ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। क्लियर, वेरी सिंपल है, ए बी कॉस थीटा बन जाएगा। अगर आपको एंगल ए लेते हैं तो उससे बी निकल आता है। अगर यहीं पे हम ई को मान ले, सपोज ई वेक्टर डी ए था हमारा पहले से, तो यहाँ पे देखो ए का ये मैग्नीट्यूड है, बी का ये मैग्नीट्यूड है। मैंने बताया था अभी आपको कि जैसे वेक्टर ए का वेक्टर हटाते हैं तो वो मैग्नीट्यूड बन जाता है। देखिए हट गया इसमें, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। यहाँ भी क्या आएगा ई, और इसका क्या आएगा मैग्नीट्यूड डी ए, और यहाँ पे क्या आएगा कॉस थीटा। अब देखिए तो क्या है, देखिए बेटा आपका यहाँ से एरिया बना और ये आया ई डी ए। अब आपकी शब्द आ रहा होगा सर कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालें, तो वेरी सिंपल, आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे जब अगर अंदिश लेके चलते हैं कि यदि इसके वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हैं तो लंबवत में क्या 0 आता है, और आप यहाँ लिख भी देंगे। यहाँ पे दो कंडीशन आपकी बनेगी बेटा। कंडीशन कौन कौन सी बनेगी वो आप ध्यान दीजिए, मैं ऊपर आपको लिख के बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहली कंडीशन आपकी बनेगी, जब वैद्युत क्षेत्र के सदिश क्षेत्रफल सदिश लंबवत है तो उस कंडीशन में थीटा क्या आएगा, 0 परपेंडिकुलर के लिए। और सेकंड कंडीशन जब आएगा जब उसके वैद्युत क्षेत्र दिशा के लंबवत है तो थीटा क्या आया आपका, देखिए 90। ठीक, तो आपका जब लंबवत हुआ तो थीटा 0 बन गया, और जब समांतर हुआ तो क्या आया, थीटा 90। ये पैरेलल आपका आएगा, पैरेलल, और ये आपका होगा परपेंडिकुलर। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो वैल्यू देखिए आपकी क्या बनेगी। यहाँ से अगर आप सॉल्व करना शुरू करें तो देखिए आपकी लैंग्वेज अपने आप बन जाती है सेट करके, फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है बेटा, 1। तो क्या है, देखिए फाई ई बराबर बेटा ई डी ए। आप ई को बाहर कर लीजिए, ये आपका एरिया वेक्टर चल रहा है तो आपका ई बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बना। इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, समाकलन इंटीग्रेशन डी ए बराबर होता है ए, बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है डी एक्स बराबर एक्स। इसको याद रखिएगा, ये आपके फॉर्मूले हैं समाकलन के जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। यहाँ पे क्या है, देखिए वैल्यू आपकी ई ए, तो बना फॉर्मूला फाई का, देखिए ई ए, जिससे संबंध बन गया कि जो फाई की वैल्यू होती है वो आपकी दो चीज़ के समानुपाती होती है, एक फाई प्रोपोर्शनल टू ई और एक फाई प्रोपोर्शनल टू ए। मीन्स क्या हुआ, वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ की वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के समानुपाती होता है। जितनी रेखाएं ज़्यादा प्रवेश करेंगी उतना वैद्युत फ्लक्स बढ़ता है, और क्षेत्रफल जितना पृष्ठ छोटा बड़ा होगा, जितना पृष्ठ चौड़ा होगा, जितना पृष्ठ बड़ा होगा ज़्यादा होगा, उतना ही फ्लक्स भी बढ़ेगा। क्लियर हुआ, ये 2 पॉइंट क्लियर हुए इससे। ये आपका था वैद्युत फ्लक्स जो कि हमने बता दिया। अगर आप लंबो लेके चलते हैं तो सिंपल है, ई यहाँ पे आएगा, एंगल आप बनाएंगे, डी ए कॉस 90 रखेंगे। कॉस 90 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है बेटा, 0 होती है, तो पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो फ्लक्स भी क्या आएगा आपका 0, यानी वैद्युत फ्लक्स प्राप्त ही नहीं होगा अगर समांतर हुआ। तभी परिभाषा हमारी क्या आती है, पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। क्लियर हुआ, ये था वैद्युत फ्लक्स। अगला जो टॉपिक आपके लिए कराएंगे उस टॉपिक में आपको हम इसके आगे इसके बारे में और बताएंगे। देखिए बेटा, ये आपकी आज की क्लास हो गई कंप्लीट। ठीक, अगर आपको लगा हो कि आज का टॉपिक अच्छा लगा आपको तो हमें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही आपकी कमेंट के आधार पर हम आपको टॉपिक वाइज क्लास लेके आते रहेंगे। और संडे को मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में, फिर बता देता हूँ, संडे को आपकी 9 बजे मॉर्निंग में लाइव क्लास रहेगी। तो उसमें जो आपकी प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट करेंगे और मैं आपको उसके आंसर रिप्लाई कर दूँगा। ठीक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।